जुलाई चल रहा है और अगस्त, सितंबर या अक्टूबर किसी भी महीने में आप सभी की अर्धवार्षिक परीक्षाएं हो सकती हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल पर चलाई जा रही है अर्धवार्षिक परीक्षा की स्पेशल सीरीज, जिसमें आप लोगों को सारे सब्जेक्ट की काफ़ी अच्छी तैयारियां करवा दी जाएंगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम आप पहुँचे हैं कक्षा 10 हिंदी को लेकर के एक अर्धवार्षिक परीक्षा के मॉडल पेपर की तरफ, जो कि पिछली साल आया भी था और इसके पहले भी मैंने एक पेपर सॉल्व करवा दिया है, तो आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। आज हम देखेंगे सेकंड वाले मॉडल पेपर को। तो बिना आपके समय को बर्बाद किए हम शुरू करते हैं। और यकीन मानिए इस पेपर में से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो क्या रहने वाला है समय, आप लोग को जैसा कि पता है 3 घंटे 15 मिनट दिए जाते हैं। हो सकता है कि वो 3 घंटे भी दिया रहे या फिर 2.5 घंटे भी दिया हो सकता है, तो आप उतने में भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको पूरे 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे। जैसा कि 30 अंकों का प्रैक्टिकल होता है, इसी वजह से 70 अंक का पूर्णांक रहेगा, क्योंकि 30 अंक तो आप लोग को प्रैक्टिकल में मिल जाएंगे। निर्देश में सबसे पहला ये रहेगा कि जो 3 घंटे 15 मिनट का टाइम है उसे हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। कौन से 2 पार्ट्स में दीदी? देखो, पहला आप डिवाइड करोगे 3 घंटे में, और दूसरा रहेगा 15 मिनट में। तो जो 15 मिनट सबसे पहले का रहेगा वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि सबसे पहले पेपर को ले करके आपको ध्यान से शुरू से अंत तक 15 मिनट के अंदर पढ़ लेना है। इसके बाद ये जो 3 घंटे हैं इसमें आप लोगों को इसे सॉल्व करना है। तो कोई बहुत कम समय नहीं है, ठीक ठाक समय है, आप इसमें हल कर लोगे। और दूसरा वाला निर्देश कि प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड अ और खंड ब में विभाजित है। प्रश्न पत्र आपका 2 खंडों में रहेगा। तीसरा कि प्रश्न पत्र में जो अ खंड रहेगा उसमें बहुविकल्पी प्रश्न दिए रहेंगे, जिनमें कि सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना रहेगा। देखो, अर्धवार्षिक परीक्षा जो होगी, जरूरी नहीं है कि आपके स्कूल कॉलेज में क्या हो कि OMR शीट आपको मिल ही जाए। कई सारे स्कूल वाले नहीं भी देते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में या प्री बोर्ड में या फिर जो वार्षिक परीक्षाएं होती है उसमें आप लोग को मिल जाएंगी। हो सकता है कि नहीं मिले तो आपको अपने कॉपी पे ही आंसर को लिखना रहेगा, या फिर अगर दे देंगे तो उसे कैसे भरना है वो भी हम आपको बता देंगे। ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल भी है, आप चाहे तो देख भी सकते हैं। और इसमें आप लोगों को केवल काले या नीले पेन का इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि चले लाल, पीला, नीला, गुलाबी, हरा किसी भी रंग का ले रहे और लिख ले, ऐसे मत लिखिएगा वरना आप सभी के नंबर कट हो जाएंगे। चौथा वाला निर्देश खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए रहेंगे। देखो, 20 अंक का आपका MCQ हो गया, तो 70 में से 20 चला गया तो 50 अंक ही बचा। इसीलिए 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब में दिए रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित रहेंगे कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। एक्चुअली वो दिया इसलिए रहता है क्योंकि आपको पता रहेगा इतने नंबर का है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग लिखोगे। खंड अ वाला आपके सामने उपस्थित है। खंड अ जो कि बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ है। 20 देखो लिखा है, यानी 20 प्रश्न 20 अंकों के, एक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। सबसे पहला वाला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास है। हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है? गोदान, परीक्षा गुरु, ममता या इंदुमती? तो हम सभी को पता है हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। गोदान को लिखा था मुंशी प्रेमचंद्र जी ने, ममता को लिखा था जयशंकर प्रसाद जी ने, और इंदुमती को किसने लिखा है ये आप हमें बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है? फटाफट से कमेंट करिए आप लोग। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना क्या है? हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद, छंद, वर्णन की महिमा, नहुस, नाटक,
उपन्यास। नहुस को लिखा था गोपाल चंद्र गिरधर दास जी ने। और बताओ उपन्यास है, नाटक है या फिर चंद्र छंद बन्नन की महिमा, इसमें से क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि चंद्र छंद बन्नन की महिमा हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न आपके सामने, डेमेट्रियस कहाँ का बादशाह था? डेमेट्रियस कहाँ का बादशाह था? हो सकता है कि ये प्रश्न बहुत सारे लोगों को नहीं आ रहा हो, एक्चुअली मुझे भी नहीं आ रहा था, पर मैंने इसे रिसर्च करके निकाला तो पता चला। फर्स्ट है कि एथेंस का, स्पार्टा का, ब्रिटेन का, मकदूनिया का। तो डेमेट्रियस जो है वो मकदूनिया का राजा था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारे सामने राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट चौथा वाला प्रश्न आपके सामने, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक कौन है? यानी हिंदी साहित्य का इतिहास ये जो है कृति, इस कृति के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास जी या फिर प्रताप नारायण मिश्र जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हिंदी साहित्य का इतिहास के जो लेखक हैं ये हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, पहला चैप्टर मित्रता आपको पता ही होगा, इसीलिए मैंने रचनाएं सब कुछ जीवन परिचय आप लोग को पहले ही बता दिया है। अगला 5वां प्रश्न आपके सामने, कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? महाकाव्य है जिनका जयशंकर प्रसाद जी का, हम जानते हैं ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी। धर्मवीर भारती, सूरज का 7वां घोड़ा, इंपॉर्टेंट रचना आप याद रखोगे। निराला जी की तो बहुत सारी रचनाएं हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी, तो ये लोग का नहीं सही है, जयशंकर प्रसाद जी राइट हो जाएंगे। इनका एक ही महाकाव्य है कामायनी, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और एग्जाम में कई बार आता है, बाकी तो सारी रचनाएं हैं। 6वां प्रश्न, किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ? राष्ट्र कवि का सम्मान बहुत लोग को मिला था, तो हम देखेंगे ऑप्शन में जिसका नाम रहेगा उसे टिक कर देंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, महादेवी वर्मा जी को, मैथिली शरण गुप्त जी को अथवा केशव दास जी को। तो राष्ट्र कवि का जो था रामधारी सिंह दिनकर जी को भी मिला था, परंतु ऑप्शन में वो नहीं है, तो मैथिली शरण गुप्त जी को भी मिला था। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ये सेकेंड वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, आधुनिक युग की मीरा कौन है? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है, किसे कहा जाता था या फिर कौन है? ये तीनों प्रश्न का आंसर एक ही रहेगा, महादेवी वर्मा जी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी, मीराबाई जी या इनमें से कोई नहीं। देखिए ऐसा मत सोचिएगा कि हम मीरा से मीरा को रिलेट करें और मीराबाई को लगा दें, ऐसा नहीं है। देखिए अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूं, जिन्हें कि पीड़ा की गायिका भी कहा जाता है, तो पीड़ा की गायिका हम किसे कहते हैं वो आपको पता होगा, तो आप बता लोगे कि आधुनिक युग की मीरा भी हम उन्हें ही कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट आंसर। महादेवी वर्मा जी को हम पीड़ा की गायिका या आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं। अगला 8वां प्रश्न, बिहारी की रचना है। बिहारी की रचना इनमें से कौन सी है? सिद्धराज, रसकलश, बिहारी सतसई, बावरा, अहेरी। तो बिहारी की जो रचना है थोड़ा सा ट्रिक से बताने का ट्राई करूं तो बिहारी बिहारी को मिलाइए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिहारी सतसई लिखा है बिहारी जी ने, इसमें कई सारे आई थिंक 700 दोहों का संकलन है, कंफर्म नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा इसमें। 9वां नंबर का प्रश्न, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी, कबीर दास जी, सूरदास जी, नाभा दास जी। तो साहित्य लहरी, सूर सरावली, सूर सागर, ये सभी एक ही लोग की रचनाएं हैं, 3 रचनाएं संकलित। तो ये किसकी हैं ट्रिक से बताऊं तो सूर सूर को मिलाइए। अब आप बोलेंगे दीदी इसमें सूर तो है ही नहीं, लेकिन देखो सूर सरावली, साहित्य लहरी, सूर सागर, ये सभी रचनाएं हैं हमारी सूरदास जी की, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर।
10वां नंबर का प्रश्न है, सूरदास किस रस के सम्राट माने जाते हैं? करुण रस के, श्रृंगार रस के, हास्य रस के या वात्सल्य रस के? तो देखो, सूरदास जी वैसे तो जन्मांध थे, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण के श्रृंगार का इतना अच्छा वर्णन किया है कि बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, आंसर लगा देंगे आंसर नंबर 2 यानी कि श्रृंगार रस का, और उनका गलत हो जाएगा क्योंकि सूरदास जी थे वो वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं, श्रृंगार रस के नहीं। 11वें नंबर का प्रश्न, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? शोक मतलब तो दुख होता है, भय मतलब तो डरना होता है, रौद्र मतलब नहीं, ह्रास मतलब हास होता है, बट इसमें ह्रास करके लिख दिया है, आप इसे हास बना लोगे। क्या बना लोगे? आप इसे हास बना लोगे और ऑप्शन नंबर 4 को राइट कर दोगे कि हास्य रस का स्थायी भाव हास है। अगला 12वें नंबर का प्रश्न, हंसी हंसी भाजय देखी दुलह दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमालय के उछाह में, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है? देखो, पहले ही सबसे पहला आपको देख के समझ में आ गया होगा कि हंसी हंसी लिखा है यानी कि हास्य रस हो जाएगा। ऑप्शन पढ़े तो वीर रस, करुण रस, हास्य रस, विभत्स रस, तो हमें पता है सबसे पहले ही हमें हंसी हंसी मिल गया यानी कि हास्य रस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर का प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार रहा, मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बना कर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। यानी जैसे किसी सांप की मणि खो जाती है तो सांप कैसे अपने फन को पटक पटक कर रोने लग जाता है, उसी प्रकार से श्रवण कुमार की माता जी श्रवण कुमार की मृत्यु पर वैसे ही बिल्कुल रो रही थी और भगवान जी से कह रही थी कि मुझे अंधी बनाकर तुमने मेरे साथ कैसा न्याय किया है, क्योंकि हमें पता है कि उनके माता पिता दोनों लोग अंधे थे और वो उन्हें अपने तराजू जो बनाया रहता है उसे अपने कंधे पर बिछा करके लेकर के गए हुए थे, परंतु उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसमें हमें पता है कि देखो मृत्यु हो गई है तो वीर रस तो होगा नहीं, हंसी तो आ नहीं रही कि हास्य रस होगा, भयानक रस तो है नहीं कुछ भयानक की तरह, यानी कि करुण रस इसमें हो जाएगा। किसी अपने पराये के चले जाने पर जो मन में ऐसे करुणता की स्थिति आ जाती है उसे हम करुण रस कहते हैं, तो करुण इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला मैंने पढ़ा करके रखा है, फिर से भी वीडियोस ला दूंगी, 1 2 3 4। तो आपने पढ़ा होगा तो पता होगा कि रोला छंद में होते हैं हमारे कुल 4 चरण, और बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं होगी यहाँ पे क्योंकि पेपर को लेकर के आई हूँ, आंसर की लाऊंगी तो सारे का एक्सप्लेनेशन दूंगी। 15 नंबर का क्वेश्चन, सोठा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11-11 मात्राएं, 13-13 मात्राएं, 16-16 मात्राएं या 24-24 मात्राएं? तो सोठा के प्रथम और तृतीय चरण में होती हैं 11-11 मात्राएं। ये दोहे का उल्टा होता है। देखो दोहे में हमारे क्या होगा, दोहे के हमारे होता है दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा, यानी कि दोहा सोठे का उल्टा है, सोठा दोहे का उल्टा है। तो अगर उसके दूसरे और चौथे चरण में 11-11 है यानी कि सोठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं हो जाएंगी। 16 नंबर का क्वेश्चन, चरण कमल बंदौ हरि राई में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार। तो चरण कमल बंदौ हरि राई में शायद पिछले पेपर में भी ये आया था, तो मैंने बताया था कि इसमें रूपक अलंकार है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है?
तो इसमें अलंकार है उपमा अलंकार। एक काम करती हूँ, मैं वीडियोस लेकर आऊँगी जिसमें सारे अलंकारों के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी। फिलहाल इस वीडियो में हम मॉडल पेपर की तरफ ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि कैसे कौन से प्रश्न आते हैं, बाकी तो आंसर में बताते हुए ही चल रही हूँ। अभिवादन शब्द में उपसर्ग है वादन, वाद, अभी, इनमें से कोई नहीं। तो देखो उपसर्ग यानी कि शब्द के पहले आए, वादन तो बाद में आ रहा है, गलत हो जाएगा। वाद तो बाद में है, वाद तो कहीं आएगा ही नहीं। अभी यानी कि अभी प्लस वादन बराबर अभिवादन, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। अभी उपसर्ग है अभिवादन शब्द में। देखो बच्चे क्या करते हैं, जब कभी भी हमें ऐसा ऑप्शन मिल गया इनमें से कोई नहीं या उपर्युक्त सभी, तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो सही हो जाएंगे और आप लगा भी दोगे, लेकिन क्या पता वो सही है कि नहीं। इसीलिए आप क्या करो, इसमें अभी वाला राइट आंसर होगा। ऐसा मत चले जाना कि हाँ इनमें से कोई नहीं है तो यही सही हो जाएगा। थोड़ा अपना भी दिमाग उसमें लगा करके तब आपको आंसर को देना है। 90 नंबर क्वेश्चन है, महानता शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखो मैंने बताया उपसर्ग शब्द के पहले आता है और प्रत्यय शब्द के बाद में। तो महानता को तोड़ोगे कैसे, महान प्लस ता। अगर आप ऐसे जोड़ो महा प्लस नता, तो नता मतलब क्या, कुछ नहीं, यानी आप इसको ऐसे तोड़ोगे महान प्लस ता बराबर महानता। देखो ता होता है, मैंने आप लोग को उपसर्ग प्रत्यय तत्सम तद्भव सब पढ़ा करके रख दिया है। तो मैंने बताया था ता को लोगे जैसे कोमलता, चंचलता, महानता, शीतलता, अखंडता, एकता, महानता, तो ये सब ता वाले प्रत्यय में आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा मत सोचना कि समय की कमी पड़ेगी हम जल्दी जल्दी सोच करके हट जाएं। अरे आप लिख पाओगे, 3 घंटे कम समय नहीं होते। हालांकि हिंदी में ज़्यादा लिखना पड़ता है, लेकिन प्रैक्टिस किए रहोगे तो लिख लोगे। दशानन में कौन सा समास है, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। तो समास भी मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है। 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, तो इसके लिए हो जाएगा बहुव्रीहि समास। खंड अ इसी के साथ हमारा समाप्त हुआ। हम बढ़ेंगे खंड ब के साथ, जिसमें आपको मिलेंगे वर्णनात्मक प्रश्न और जितने अंक के रहेंगे अंक उनके सम्मुख अंकित रहेंगे। देखिए जैसे 6 अंक इसमें लिखे हैं, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इस प्रश्न में आप लोग को 2 + 2 + 2 3 प्रश्न मिलेंगे और तीनों 2-2 अंक के रहेंगे। तीनों सॉल्व करोगे सही तो 6 अंक आपको मिल जाएंगे। 21 नंबर का है, क्योंकि 20 तक MCQ थे, तो 21 नंबर में ये है। प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। क वाला प्रश्न, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है और ये केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो कि उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो कि उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ये लिखा है मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो हमें पता है कि देखो हम लोग बच्चे हैं और हमारे लिए दोस्ती का बहुत मतलब है। वैसे बड़े होने पर इतना ज़्यादा नहीं रह जाता, लेकिन बचपना में बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलता कौन से अच्छे हैं खराब हैं। और वैसे भी छोटे रहोगे तो माइंड उतना ज़्यादा डेवलप नहीं रहेगा। कोई भी अच्छा खराब कोई भी दोस्त मिल गया, मजबूरी में साथ रहना पड़ गया, और ज़रूरी नहीं है कि वो सत्संगति में आए, यानी कि उसकी अच्छी संगति हो सकता है कि आप कुसंगति में उसके साथ फंस जाओ और उससे आप बुरी चीज़ों को सीख लो। तो उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जैसे कि इंसान को बुखार पकड़ लेता है और वो उसका नाश कर देता है, उसी तरीके से बुरी संगति को भी बताया है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है।
क्यों कहा गया है? क्योंकि देखो, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जो छोटी जाति वाले रहेंगे वो कहीं ना कहीं खराब होते हैं, उनका लाइफ स्टैंडर्ड छोटा होता है। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? जैसे देखो, ऐश्वर्या राय है तो वैसे तो वो राय है, परंतु वो कितने ज़्यादा ऊंचे पद पर है। इसका मतलब ये है कि किसी की जाति से कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा कहा इसलिए जाता है क्योंकि उनका लाइफ स्टैंडर्ड हमारे लाइफ स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा लो होता है। कैसे? क्योंकि सत्संगति का और उनके पर्यावरण का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है। जैसे देखो, सपोज दैट एक माँ के 2 बच्चे पैदा हुए, एक ने जाके उसको रख दिया किसी छोटी जाति वाले घर के पास और एक को बहुत ही ज़्यादा जो लोग अच्छे से रहते हैं उनके घर में रखा। तो जो बच्चा उसका, मान लो एक का नाम है रामू, एक का नाम है श्यामू। रामू क्या होगा? वो बुरे लोग के साथ रहेगा, ऐसे लोग के साथ रहेगा जो अपने घर में स्वच्छता ही नहीं रखते, कूड़े को कहीं भी घर में फेंक देते हैं। और उनकी क्या गलती? उनको वैसा इन्वायरमेंट ही मिल गया है कि वो देखेंगे उनके मम्मी पापा भी वैसे करते रहेंगे, वो भी वैसे करते रह जाएंगे और आने वाली पीढ़ियां भी वैसी करती रह जाएंगी। और अगर आप उन्हें सिखाने भी जाओगे तो वैसे भी उन बेचारों को समाज में उतना ज़्यादा इज्जत मिलता नहीं है, उन्हें किसी चीज़ का डर ही नहीं होता। कहेंगे चलो अच्छा जो होगा देखा जाएगा, वो ऐसे ही गंदगी फैलाते रहेंगे, किसी चीज़ का कोई चिंता नहीं होगा, कुछ भी कर देंगे। लेकिन देखो, जो श्यामू होगा वो अच्छे लोग के साथ रहेगा। अच्छे लोग मतलब हो सकता है कि वो छोटी जाति वाले के ही साथ रहे, लेकिन उसका लाइफ स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा ऊंचा हो, उसके घर में स्वच्छता हो, अच्छे तरीके से खान पान हो, हेल्थ का ख्याल रखा जाता हो, अच्छी शिक्षा दी जाती हो, ऐसा कुछ रहता हो, तो किसका लाइफ स्टाइल, कौन सा बच्चा ज़्यादा ग्रो कर पाएगा, ज़्यादा अच्छे चीज़ों में रह पाएगा? ऑब्वियसली सी बात है कि श्यामू ही रहेगा। इसका प्रभाव देखो पड़ा है उसके साथ रहने वाले लोगों का और उसके इन्वायरमेंट का। बच्चे को जैसा माहौल दोगे वो वैसा ही बनेगा। जो बच्चे स्टार्टिंग में देखो पहले पैदा होंगे, पूरे कागज के समान रहोगे, कुछ नहीं पता रहेगा, बिल्कुल सादा रहोगे। जैसी जो चीज़ें आपके अंदर भरती जाएंगी, जैसा एनवायरनमेंट से मिलता जाएगा, वैसे ही आप बनते जाओगे और जिधर से जो चीज़ें ले लोगे वैसा ही सोचने का नज़रिया बनता जाएगा। तो इसी तरीके से लेखक का कहने का मतलब यही है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होगा। अगर आप बुरी संगति में फंस गए तो समझ जाओ कि आपको ऐसे बुखार ने पकड़ लिया है जो कि आपका विनाश करके ही छोड़ेगा। और ये केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। सोचो, अगर आप एक अच्छे इंसान हो, 5 आपके खराब दोस्त मिल गए और वो आपको बेकार चीज़ें सिखाए जा रहे हैं, हमेशा वही सारी बातें चल रही हैं, तो भले ही आप ना चाहते हो लेकिन साथ में रहते रहते कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीज़ें भी आ जाएंगी और बाद में आपको पछताना पड़ जाएगा कि कौन सी संगति में फंस गए थे। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में है, अगर किसी युवा पुरुष की संगति बुरी होगी तो वो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो कि उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। हो सकता है कि कुछ बच्चों ने इसे एक्सपीरियंस भी किया होगा कि वो कुछ ऐसे दोस्तों से मिल गए होंगे बुरी संगति के कारण, पैरों में बंधी चक्की के समान और दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। देखो, अगर कुछ बड़ा करना है तो डेली छोटे छोटे प्रयास ही हमें उस बड़े चीज़ों पे लेकर के जाते हैं, लेकिन जो ऐसे लोग रहेंगे जिनका सोचने की क्षमता ही कम रहेगी, वो क्या करेंगे? कहेंगे छोड़ो, कल कर लेंगे, कल करेंगे, सारे काम को कल पे टालते गए और पता चला दिन दिन आप अवनति के गड्ढे में गिरते गए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही हमें बड़े सफलता की तरफ लेकर के जाती हैं। दूसरी तरफ बात करें, यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो कि उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप बेकार लोग के साथ ही रहो। अगर आपकी संगति अच्छे लोग के साथ हो गई तो वो आपको ऐसी सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो कि निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अगर आप सोए रहोगे तो आपके फ्रेंड का कॉल आएगा, वो आपसे कहेगा कि पढ़ नहीं रहा है, तू एग्जाम आ गया, यानी कि वो आपको उन्नति की ओर लेकर के जाएगा। अगर आप घूमने जाओगे तो बताएगा कि नहीं देखो, इतना घूम लिए, इतना टाइम वेस्ट हो गया, अभी हम
हमें ऐसा करना चाहिए, वो हमेशा आपको अच्छे रास्ते पर लेकर के जाएगा। तो देखो पूरे का एक्सप्लेनेशन हो गया, आप ऐसे ही लिखोगे। जितना बड़ा मैंने बताया उतना मत लिखने लग जाना, जितना एग्जाम्पल बताया उतने भी मत लिखने लग जाना, लेकिन इसका मेन अर्थ जो निकला है उसे तो आपको लिखना ही पड़ेगा। जैसे सबसे पहला प्रश्न 2 अंकों का आपके सामने इस प्रकार है कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ में आप ऐसे लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये हमारा संदर्भ हो गया, सही से लिखना, चैप्टर का नाम और लेखक का नाम काले अंक से लिखना। नंबर आप लोग को मिल जाएंगे, नहीं कटेंगे, अच्छे 2 अंक पूरे एग्जामिनर दे करके जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। ये रेखांकित अंश जितने हैं व्याख्या मैंने सारे की कर दी है। चलो एक बार फिर से बिल्कुल शॉर्टकट में बता देती हूँ, सुन लेना। ऐसे करके लिखना, रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक का कहने का अर्थ ये है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, अर्थात अगर हम बुरी संगति में फंस जाएंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही भयानक सिद्ध होगा, और ये केवल हमारे नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करेगा, बल्कि बुरे लोग के साथ रहते रहते हमारे सोचने समझने की क्षमता कम हो जाएगी और बुद्धि का भी क्षय होने लगेगा, हम सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। जैसे उदाहरण के रूप में लेखक कहते हैं कि अगर किसी युवा पुरुष की संगति बुरी होती है तो वो निरंतर उसे गड्ढे में गिराती जाती है और उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर वो अच्छी संगति में रहेगा तो उसके दोस्त उसे हमेशा ही उन्नति की ओर लेकर के जाएंगे और हमेशा उसकी अच्छे कामों में सहायता प्रदान करेंगे और सही राह को दिखाएंगे। तीसरा वाला हमारे सामने प्रश्न, उपरोक्त गद्यांश में लेखक हमें क्या संदेश देना चाहता है। इतना सब कुछ बता दी हूँ, इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि लेखक हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। देखो लेखक संदेश यही देना चाहते हैं कि संगति का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम सफल हो सकते हैं। अर्थात अगर बुरी संगति में फंसे तो निश्चित रूप से हमारा नाश हो ही जाएगा। अब देखो ये पहला हमारा हो गया। अगर आपको ये नहीं आ रहा हो तो अथवा के रूप में हमें दूसरा भी ऑप्शन मिल जाता है। दूसरा प्रश्न ख वाला, जो कि कुछ इस प्रकार है, हे भगवान तप के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी। इस भूख को आप भीख बना लेना। एक्चुअली क्या है कि स्कूल वाले ऐसे ही पेपर मंगाएंगे, थोड़ी बहुत मिस प्रिंटिंग हो जाती है तो उसमें आप बना लेना। पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा न रह जाएगा जो कि ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अनाज भी दे सके। क्या ये असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक मेरे आँखों को अंधा बना रही है। देखो ये कहाँ का है, ये ममता चैप्टर का है। जब ममता के पिताजी ने उसके लिए ढेर सारे सोने के हीरे जवाहरात चांदी बहुत सारी चीज़ों को भेंट किया तो उस ममता का क्या जवाब था। ममता ने कहा, हे भगवान, अरे आप कौन से समय के लिए मुझे इतनी सारी चीज़ें दे रहे हो। भला मैं इस सोने का चांदी का इन बर्तनों का इन सभी चीज़ों का मैं क्या ही करूँगी, कोई ज़रूरत ही नहीं रहती उन चीज़ों की लाइफ में। जैसे देखो किसी का विवाह होता है तब भी उसमें हंडा परात वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें दी जाती हैं जिसका कि कोई काम ही नहीं है। आपको 4 साल में एक बार काम पड़ेगा और इतनी सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो ममता उसे मना कर रही है। ममता कह रही है, जब उसके पिताजी उसे थाल भर भर के सोना चांदी हीरे जवाहरात सारी चीज़ें लेकर के गए तो ममता ने कहा कि अरे पिताजी मैं आप इतनी चीज़ें मुझे क्यों दे रहे हो, मैं इसका करूँगी क्या आप मुझे ये विपत्ति के लिए दे रहे हो।
पिताजी, क्या आप मुझे भीख नहीं दे सकते? मैं इतनी चीज़ों का क्या ही करूँगी। अगर मान लीजिए मैं विपत्ति में हूँ तो क्या इस भूमि पर कोई ऐसा इंसान नहीं रहेगा जो कि मुझ ब्राह्मणी को 2 मुट्ठी अनाज दे सके भिक्षा के रूप में? क्या ये असंभव है? आप इन सभी चीज़ें को ले जाइए पिताजी। ये जो सोने चांदी की झूठी चमक होती है, इसकी चमक मेरे आँखों को अंधा बना रही है। मैं इन चीज़ों में नहीं रह पाऊँगी पिताजी, आप इसे ले जाइए। अब देखिए, एक्सप्लेनेशन हो गया इसका। सबसे पहला क्या है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप कुछ इस प्रकार लिखोगे। आपको पता है कि ममता है जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, तो आप ऐसे करो, लिखो संदर्भ, हेडिंग डालो ब्लैक कलर से और ब्लू कलर से लिखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कि लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। और दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मैंने कर दी है और आप एक बार फिर से भी बता दे रही हूँ। आप हेडिंग डालोगे दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, चाहो तो डैश डैश करके लिख भी सकते हो, जैसे हे भगवान डैश डैश अंधा बना रही है। फिर आप इसे ऐसे लिखो, व्याख्या में ऐसे लिखना कि जब ममता के पिताजी ने उसे ढेर सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात से भरना चाहा, देना चाहा, तो ममता ने उसका विरोध किया और कहा कि पिताजी आप मुझे उस विपत्ति के लिए इतना क्यों दे रहे हैं, इतना आयोजन क्यों कर रहे हैं, मैं इसे नहीं लेना चाहती। और पिताजी क्या आप मुझे केवल भीख नहीं दे सकते? अगर मैं विपत्ति में फंस भी गई तो क्या इस भूपृष्ठ पर कोई ऐसा इंसान न बचा रह जाएगा जो कि मुझ ब्राह्मणी को 2 मुट्ठी अनाज दे सके? और जीने के लिए केवल 2 मुट्ठी अनाज ही तो चाहिए, आप खा करके रह सकते हो। क्या ये असंभव है? पिताजी इसे ले जाइए। इस सोने चांदी की जो चमक है ये मेरे आँखों को अंधा बना रही है। अगला तीसरा है, ममता का मन ग्लानि से क्यों भर गया था? तो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के बाद क्या मैं आप लोग से इतनी उम्मीद लगा सकती हूँ कि इस तीसरे प्रश्न का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे? चलो 10 तक काउंट करती हूँ, तब तक कमेंट बॉक्स में लिख दो। चाहो तो आप टाइप भी कर सकते हो, चाहो तो माइक से बोल करके भी भेज दो। ममता का मन ग्लानि से क्यों भर गया? मैं 10 तक गिन रही हूँ, चलो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो आई होप कि आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। अब हम बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि कुछ इस प्रकार है। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। 3 ही दिए ही रहेंगे, आंसर आपको देना ही रहेगा। क वाला है हमारे सामने, अभिगत गति कुछ कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंबित धावे, सब विधि अघम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। सबसे पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का अर्थ लिखना है। देखो सूरदास जी के पद से लिया गया है, जिसमें ये कहना है कि जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति किसी फल को खा लेगा, बहुत ही स्वादिष्ट रहेगा, परंतु वो गूंगा है तो क्या वो एक्सप्लेन कर पाएगा कि वो कितना मीठा है, खट्टा है, कैसा है? वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। वो खाएगा और वो अंदर ही अंदर उसका आनंद लेगा। उसी तरीके से जो भगवान का, परमात्मा का मिलना है, वो उसे कोई कह नहीं सकता। अगर किसी को मिल भी जाएंगे तो वो उसे अंदर ही अंदर खुश रहेगा, जानेगा, उसमें रहेगा, पर कह नहीं पाएगा। वो मन बानी से अगम अगोचर है। अरे जो पाएगा ना, केवल वही जानेगा। सोचो कि उनका हाथ पैर कुछ नहीं है, निरालंब है, परंतु वो कैसे सब जगह आते जाते, बोलेंगे भी, रहेंगे भी।
निराकार निरालंब ब्रह्म की उपासना की जाती है और सब विधि से वो अगम अगोचर है। इसी वजह से सूरदास जी उनके पदों को गाते हैं। तो उपर्युक्त पद्यांश का अर्थ मैंने बना दिया, आप बना करके लिख लोगे, संदर्भ लिखोगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास के पद से लिया गया है। और निम्नलिखित में कौन सा अलंकार है, तो इसे आप हमें बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ें मैं बता दूं, देखती हूँ, कहती हूँ, फिर भी कोई कमेंट नहीं करता। नहीं आ रहा होगा तो पढ़ कर के आओ और फिर बताओ, लेकिन बताना तो आपको है ही। चलिए बढ़ते हैं आगे। अथवा के रूप में, अगर आपको वो नहीं आ रहा होगा तो अथवा के रूप में आपके सामने दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है, जो कि कुछ इस प्रकार है। सखी सब कौतुकी देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, को न बुझाए कहई गुरु पाई, ए बालक असी हट भली नाही, रावण बाढ़ छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा, सो धनु राज कुंवर कर देहि, बाल मदाकिरी मंदर लेहि। देखिए इसका अर्थ ये है कि सीता जी कहती हैं, सखी सब कौतुकी देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। वो कहती है कि हे सखी, यहाँ तो सारे तमाशा देखने वाले हैं। कौतुकी देख निहारे, यहाँ सब तमाशा देखने वाले हैं, कोई भी हमारे हित की बात नहीं कह रहा है। को न बुझाई कहई गुरु पाई, ए बालक असी हट भली नाही। कोई भी गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर क्यों नहीं कहता कि राम जी के लिए, अरे ये बालक है, इनके लिए ऐसा हट करना अच्छा नहीं है। क्योंकि रावण बाढ़ छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। क्योंकि जिस धनुष को रावण और बारासुर जैसे दिग्विजयी छू तक नहीं पाए, दूर से ही प्रणाम करके चले गए, अरे उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ना, रानी को लग रहा था जैसे हट जान पड़ रहा था। और इसलिए वो कहने लगी कि कोई गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझा भी नहीं रहा है क्या। सो धनु राज कुंवर कर देहि, बाल मदाकुरी मंदर लेहि। जिसे रावण और बारासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं, सब राजा घमंड करके हार गए, वो धनुष आप इस सुकुमार राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं, अर्थात राम जी के हाथों में दे रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ में आप लिखोगे कि प्रस्तुत या उक्त पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य संकलन के धनुषभंग शीर्षक से अवतरित है और जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, परंतु रेखांकित अंश इसमें है ही नहीं और मैंने आप लोग को अर्थ भी समझा दिया, तो कहीं भी रेखांकित करके देगा, आप उसका अर्थ लिख दीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ये आप हमें बताओगे कमेंट बॉक्स में। 2-3 प्रश्न मैंने आप लोग के लिए रखे, पता नहीं आपने किसी का आंसर दिया भी या नहीं। अगला 23 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए 5 अंक मिलेंगे। 2 अंक आपको संदर्भ के लिए और 3 अंक अनुवाद के लिए। क वाला क्या है, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है। इमं विमल सलिल तरंगयाः गंगायाः कूले स्थिता। ये स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पे स्थित है। अस्साह घट्टानां वलयाकृति पंडित धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते, अर्थात इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति सफ़ेद चांदनी में, धवलायाम चंद्रिका सफ़ेद चांदनी में बहुत शोभित होती है। बहुराजते बहुत शोभित होती है।
अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति। बहुत सारे यात्री दूर दूर देशों से यहाँ पे आते हैं। अस्याः घट्टानाश्च शोभाविलोकम इमा बहु प्रशंसन्ति। इसके घाटों की शोभा को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। संदर्भ में आप लिखोगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण, चाहे तो आप संस्कृत परिचायिका लिख सकते हो या फिर हिंदी अनिवार्य संस्कृत लिख देना। इसमें इसके अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है या फिर लिया गया है। ये वाला हो गया हमारा। अगर नहीं आ रहा होगा तो अथवा के रूप में दूसरा ऑप्शन भी है, ख वाला। एकदा बहवः जनाः धूमयानम् आरुह्य नगरं प्रति गच्छन्ति स्म। तेषु केचित् ग्रामीणाः केचित् नागरिकाः आसन्। मौनं स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन् अकथयत्, ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति। देखिए, सबसे पहले हम इसके संदर्भ की बात करेंगे। तो संदर्भ में आप लिखोगे कि ये संस्कृत गद्यावतरण हमारे अनिवार्य हिंदी अनिवार्य संस्कृत में संकलित पाठ्य प्रबुद्धो ग्रामीण से लिया गया है। और जब हम इसके अनुवाद की बात करेंगे, एकदा बहवः जनाः धूमयानम् आरुह्य नगरं प्रति गच्छन्ति स्म। एक बार बहुत से मनुष्य या बहुत से लोग रेलगाड़ी में चढ़ कर के नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणाः केचित् नागरिकाः आसन्। उसमें से कुछ ग्रामीण थे और कुछ नागरिक भी थे, यानी कि कुछ गांव वाले थे और कुछ शहर वाले भी थे। मौनं स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन् अकथयत्। चुपचाप बैठे हुए उनमें से एक नागरिक ने ग्रामीणों का उपहास करते हुए कहा, ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति। उसने क्या कहा कि गांव के लोग आज भी पहले की भांति अशिक्षित और अज्ञानी हैं। तो अनुवाद भी हो गया और हमने इसका संदर्भ भी देख लिया। अगला प्रश्न आपके सामने, नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। नितराम नीचो स्मृति त्वं खेदं कूप कदापि मा कृथा अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुणग्रहितासि। देखिए, ये जो है हमारी संस्कृत की कविता, संस्कृत पद्यांश, इसका वैसे तो दो अर्थ है। सबसे पहले संदर्भ की बात करें तो ये संस्कृत गद्यावतरण हमारे संस्कृत परिचायिका के अंतर्गत अन्योक्ति विलासः नामक पाठ से अवतरित है। अन्योक्ति विलासः का अर्थ है अन्योक्तियों का सौंदर्य। इसका क्या अर्थ है? सबसे पहली बात, नितराम का मतलब होता है बहुत ही। नितराम अर्थात बहुत ही। नीचो स्मृति अर्थात नीच है ऐसा। इसके बाद माँ का अर्थ होता है मत और कृथा का अर्थ होता है करो। यतः का अर्थ है क्योंकि, परेशान का अर्थ है दूसरों के। देखिए, जो नहीं पता होगा वो आप लिख लीजिएगा। गुड़ का अर्थ है रस्सी, गृहीता का अर्थ है ग्रहण करने वाला। यानी कि देखो, अगर कुएं की बात करेंगे तो इसका अर्थ ये निकलेगा कि हे कुएं, मैं बहुत नीच हूँ, तू ऐसा सोच कर तू कभी दुखी मत होना, क्योंकि तू अत्यंत सरल हृदय वाला और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाला है। देखो, कभी ऐसा कुएं के लिए कहा जाएगा कि कुआं कभी ऐसा सोचने लगे कि मैं बहुत ही ज़्यादा नीच हूँ, बहुत ही ज़्यादा नीचे हूँ, तो ये उसके लिए सही नहीं है, क्योंकि कुआं जो है वो दूसरे की प्यास को बुझाता है। अत्यंत उसमें सरल जल रहता है, जल से युक्त रहता है और दूसरों की रस्सी उसमें डाल करके दूसरे लोग पानी को ले लेते हैं। अगर इसी का हम दूसरा अर्थ लेंगे सज्जन व्यक्ति के अर्थ में,
तो हम कहेंगे, हे सज्जन, मैं अत्यंत नीच हूँ, ऐसा सोचकर तू कभी दुखी मत होना, क्योंकि तू अत्यंत ही सरल हृदय और दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाला है। जैसे कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो रहेंगे तो बहुत अच्छे, परंतु सोचेंगे कि अरे मैं तो बहुत खराब हूँ, मुझसे तो कुछ नहीं होगा। ऐसा हमें नहीं सोचना है, क्योंकि जो सज्जन व्यक्ति होंगे उनका हृदय अत्यंत सरल होगा और दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाला भी होगा। अगर ये आपको ना आ रहा हो तो अथवा के रूप में दूसरा भी हमारे सामने है। बंधरम मरणम वापी जयो वापी पराजय उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। अर्थात बंधन हो अथवा मरण हो, जय हो अथवा पराजय हो, यानी कि जीवन हो अथवा मरण हो, जय हो जीते या फिर हारे, उभयत्र समो वीरः, दोनों ही परिस्थितियों में वीर क्या रहता है, एक ही समान रहता है और वीर भाव को ही हम वीरता कहते हैं। तो ये लिया गया हमारे संस्कृत परिचायिका के वीरः वीरेण पूज्यते नामक चैप्टर से। 24 प्रश्न समाप्त हुआ। 25 प्रश्न हमारे सामने। अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। ज्योति जवाहर खंडकाव्य की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। देखो, ये जहाँ का पेपर होगा, हो सकता है वहाँ पे ज्योति जवाहर चलता हो, इसीलिए उसमें ये दे दिया है। तो आप क्या करो, आपके यहाँ जो भी खंडकाव्य चलता हो, आप उसके कथा वस्तु को अपने शब्दों में लिखोगे। ख है, ऐसा नहीं है कि दोनों करना है। देखो लिखा है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है जिसके लिए 3 अंक निर्धारित है। और 3 अंक में आप कितना लिखोगे, 2 पेज लिखोगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि एक भी नंबर ना कटे। 1 पेज भी काफ़ी है, परंतु 2-2.5 पेज पहुँचा देना स्पीड में लिख करके, ताकि एग्जामिनर को मौका ही ना मिले कि वो आपका एक भी नंबर काट पाए। ज्योति जवाहर खंडकाव्य के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण करना है। तो जिनका होगा वो तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में अच्छे से जानते होंगे, लिख ही लेंगे। परंतु आपका दूसरा खंडकाव्य होगा तो चिंता मत करिए, आप उसका भी कर सकते हैं। जो भी नायक होगा उसका चरित्र चित्रण आप कर दोगे। जितने भी खंडकाव्य होंगे बिना नायक के नहीं बनेगा, नायक उसमें होंगे ही होंगे, तो आपको उन्हीं का चरित्र चित्रण करना रहेगा। अगला 26 नंबर प्रश्न में क वाला, 26 में 2 प्रश्न है 5-5 अंक के। क वाला है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उसकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। वैसे तो इसमें एक रचना लिखा है, लेकिन आपको एक रचना का उल्लेख नहीं करना है। आप जीवन परिचय लिखोगे, साहित्यिक परिचय लिखोगे। सबसे पहले बॉक्स बना करके एक संक्षिप्त परिचय लिखोगे और इसके बाद जीवन परिचय लिखो, साहित्यिक परिचय लिखो, रचनाएं हेडिंग डाल करके 10-12 तो लिख ही देना। और अगर विधा पता होगी, जैसे उपन्यास में क्या है, कहानी में क्या है, इन सब में भी लिख देना। सबसे पहले है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, लिख सकते हो। मैंने देखो इन सभी लोग का जीवन परिचय आप लोग को करवा दिया है, रचनाओं के साथ भी। नहीं पता हो तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हो। जयशंकर प्रसाद जी का भी आप लिख सकते हो, बहुत ईजी है। और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का भी लिख सकते हो। ख वाली बात करें तो निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए और उसकी एक रचना का उल्लेख करना है। देखिए, ये जो 5-5 अंक निर्धारित है, 3 अंक जीवन परिचय के हैं और 2 अंक रचनाओं के हैं। तो अच्छे से लिखिएगा ताकि एक भी ना कटे। जीवन परिचय कैसे लिखना है मैंने अच्छे से क्लियर करवा दिया है। नहीं पता, मैं कई बार बता रही हूँ, प्लेलिस्ट में जाओ, वीडियो को देख डालो। पहला है बिहारी लाल जी का, या आप सूरदास का लिख सकते हो या तुलसीदास का लिख सकते हो। ट्राई करूंगी कि आंसर की लेकर के आऊँ। वैसे तो एक्सप्लेनेशन मैं दे ही दे रही हूँ, बट एक्चुअली कॉपी हमें नहीं मिल पाई है जिस पे लिख करके दिया जाता है। हम लोग गए थे तो दुकान वाले ने बोला कि 3 से 4 दिन बाद आएगा या फिर 5 दिन भी लग सकते हैं। तो तब तक आप लोग इसे ध्यान से पढ़ लीजिए, अपने कॉपी में लिख लीजिए। जैसे ही कॉपी आ जाएगी, हमें जैसे ही सूचना मिलेगी कि आ गई है, OMR शीट भी नहीं था उनके पास, बहुत दुकानों पर पता लगाया, तो जैसे ही आ जाएगा हम उसे लेकर के आएंगे और सारे विषयों के आंसर की आप लोग को दे दी जाएगी।
तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, 3 ही 4 दिन की बात है। और अभी तो आई थिंक किसी में भी हाफ ईयरली नहीं चल रहा होगा, एग्जामिनेशन जब भी होगा 10-15 दिन बाद ही होगा, तो तब तक तो आप लोग को मैं प्रोवाइड कर ही दूंगी। तो ये हो गया हमारा 27 नंबर का है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई भी एक श्लोक लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में न आया हो। नहीं तो बच्चे क्या करेंगे, जो प्रश्न पत्र में आया था वही उठा करके लिख देंगे, लेकिन वो नहीं लिखना है जो आया था। आपको क्या करना है, कोई ऐसा श्लोक लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में न हो। जैसे कि बहुत सारे श्लोक हैं, जैसे देखो ये वाला इस प्रश्न पत्र में नहीं आया था, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जरूरी नहीं है कि अर्थ बताओ, बिकॉज श्लोक लिखना है, अर्थ इसका मत लिखने लग जाना। बहुत सारे हैं, मैं सुना दे रही हूँ, आपको जो भी पसंद आए आप लिख सकते हो। अपदो दूरगामी च, साक्षरो न च पंडित, अमुख स्फुष्ट वक्ता च यो जानासि स पंडित। अगला तीसरा श्लोक, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम, वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अगला बताएं, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हिलान शोचयति, कामम हितार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। अगला एक और श्लोक बता दे रही हूँ आखिरी, और जो भी आपको पसंद आ गया आप लिख लीजिएगा। नीरम क्षीरम विवेके हंसालसयम त्वमेव तनुषे चेत, विश्व इस्मिन् धुनानयः कुलव्रतं पालयिष्यति कः। तो इतने सारे श्लोक थे, आपको जो भी पसंद आएगा आप लिख सकते हो। अगला हमारे सामने है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है आप लोगों को। देखिए सबसे पहला क वाला है, सुवर्णस्य मुखम दुखम किमस्ति। दूसरा प्रश्न है, वाराणसी कस्याः भाषायाः केंद्रमस्ति। ग वाला है, अलक्षेन्द्र सेनापति किम आदिशत। और घ वाला है, कुत्र मरणम मंगलम भवति। तो मैं क्या करूँगी, 3 प्रश्नों के आंसर आप लोग को दूंगी और एक आप लोग को खुद से बताना रहेगा, क्योंकि मैं सब बता दूँ तो आप लोग क्या करोगे। देखो सबसे पहला बताती हूँ, सबसे पहला आप लोग देखो सेकेंड वाला, वाराणसी कस्याः भाषायाः केंद्रमस्ति। तो इसका आंसर होगा वाराणसी संस्कृत भाषायाः केंद्रमस्ति। कस्या के जगह संस्कृत कर दीजिएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुत्र मरणम मंगलम भवति। तो इसका आंसर है वाराणस्याः मरणम मंगलम भवति। वाराणसी में मरना मंगल होता है। नेक्स्ट है आपके सामने, अलक्षेन्द्र सेनापतिम किम आदिशत। तो इसका आंसर दोगे आप, अलक्षेन्द्र सेनापतिम आदिशत वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय। तो देखिए मैंने आप लोग को ख वाला, ग वाला, घ वाला का आंसर दे दिया, और ये क वाला जो है इसे आप करोगे कमेंट, चलो कमेंट करो, 5 तक गिनती गिन रही हूँ तुरंत। टिक 1 2 3 4 5। आंसर दे दिया आप लोगों ने, बहुत अच्छे। चलो अब 29 क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। किसी एक विषय पर आप लोग को निबंध लिखना है। मैं क्या करूँगी, जो जो पॉइंट आएंगे इसमें वो आप लोग को बता दे रही हूँ कि कौन कौन से रहेंगे, और आप क्या करो उसका निबंध लिख लो। वैसे मैंने करवा भी दिया है। देखिए सबसे पहला, जीवन में वनों का महत्व। सबसे पहला, जीवन में वनों का महत्व। तो क्या आप लोग इसे नहीं लिख पाओगे? बहुत ही अच्छे से लिख पाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने करवा भी दिया है, और अगर नहीं पता होगा तो आप देख लोगे। और देखो हम लोग हमेशा से रह रहे हैं, तो क्या आप नहीं बता पाओगे कि इसमें हमें कौन कौन से पॉइंट को डालने चाहिए, क्या क्या लिखना चाहिए। सबसे पहले देखो हेडिंग डालना प्रस्तावना, और प्रस्तावना में आपको पेड़ पौधों के बारे में थोड़ा
सा इंट्रोडक्शन दे देना जो भी पता होगा। जैसे पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत लाभकारी हैं, इससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, फल फूल प्रदान करते हैं, लकड़ियों को देते हैं, और लकड़ियों का यूज़ लिख देना, घर बनाने में, बहुत सारी चीज़ों में लिख देना। इसके बाद लिखो वन संरक्षण करने के उपाय लिख देना, और वन संरक्षण अगर नहीं करेंगे तो क्या हानियां होंगी लिख देना, उपसंहार लिख देना, एक हेडिंग ये भी बना देना वनों का महत्व करके। तो इतने सारे पॉइंट बनाना और सब में अलग अलग करके लिख देना। अगर मैं सारा निबंध बताने लग जाऊं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और इस तरीके से क्या होगा कि आप लोग नहीं कर पाओगे, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। वैसे भी लॉन्ग हो रही है तो इतना भी शायद बहुत तो वीडियो अभी तक छोड़ करके चले गए होंगे, इतना नहीं देखे होंगे। बट आई होप अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हो तो आप लोग की लाइफ में वैल्यू जरूर ऐड हो रही होगी। नेक्स्ट ख है हमारा प्यारा भारतवर्ष। तो क्या भारतवर्ष के बारे में नहीं लिख पाओगे? आप क्लास 1 में थे, 2 में थे, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10 में आ गए तो क्या भारतवर्ष के बारे में नहीं बताया गया? सब कुछ बताया गया है। उसी में श्लोक लोग भी याद होगा, वो सब भी लिख देना। जितनी चीज़ें पता है देखो, पॉइंट ये रखना, प्रस्तावना रखना, अर्थ रखना। जैसे किसी चीज़ का प्रस्तावना लिखना, फिर उसका क्या अर्थ होता है, उससे क्या लाभ है, क्या हानियाँ हैं, और उपसंहार लिख देना। बीच में चाहो तो एक आध पॉइंट और ऐड कर सकती हो। जैसे वनों से हानि तो लिख नहीं सकते तो उसके जगह कोई और पॉइंट ऐड कर देना कि हम इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं। भारतवर्ष के बारे में लिखो, क्यों बड़ा है, कितनी सारी संस्कृतियों का मिलन है, कितने प्रकार के लोग रहते हैं, क्या क्या विशेषता है और क्या सुधार करने की आवश्यकता है, ये भी लिख सकते हो। कि देखो जरूरी नहीं है कि केवल लिख दिया हमारा प्यारा भारतवर्ष तो आप केवल इसके लाभ लिखो, अच्छाइयों को लिखो। अरे बहुत बुराइयां हैं, अगर नहीं रहती भारत में तो हम और सारे लोगों से पीछे क्यों होते? चाइना हमसे आगे है, अमेरिका हमसे आगे है, जापान हमसे आगे है, क्यों आगे है? कहीं ना कहीं हम पीछे हैं ना। तो आप हानियों को भी लिखो उसमें। ग वाला है कंप्यूटर आज की आवश्यकता। आप में से भी बहुत बच्चे होंगे जिन्होंने कंप्यूटर सीख लिया होगा, और अगर नहीं सीखे हैं तो बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? वीडियो मैंने ऑलरेडी बना करके रख दिया है, नहीं देखे हैं तो जाइए देख लीजिए। आफ्टर 10th करके प्लेलिस्ट मिल जाएगा। कंप्यूटर की आवश्यकता क्यों है, कौन कौन से कोर्सेज अच्छे होते हैं, क्या करना चाहिए, सब कुछ बता करके रखा है। तो कंप्यूटर आज की आवश्यकता, फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर का लिखो प्रस्तावना। कंप्यूटर क्या होता है? इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है, कितने टाइप है, वो सारी चीज़ें लिखो। लेकिन मेन फोकस इस पे रखना कि देखो हमारा टेक्नोलॉजी का ज़माना चल रहा है। जैसे बच्चे मजाक में बोल रहे हैं टेक्नोलॉजिया, एक्चुअली वो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। सोचो ये फ़ोन नहीं होता, मैं आप लोग को पढ़ा नहीं पाती, इंटरनेट नहीं होता, क्या यहाँ से बैठ कि मैं लाखों बच्चों को पढ़ा पाती? ऐसा कभी नहीं हो पाता। अगर ऐसा हो पा रहा है तो टेक्नोलॉजी की वजह से, एआई हमारे साथ है इस वजह से, इंटरनेट हमारे साथ है, फ़ोन में आपके इंटरनेट है तभी आप ये वीडियो देख पा रहे हो। आपके पास फ़ोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तभी आप देख पा रहे हो। तो क्या क्या ज़रूरी है, हम कौन कौन से काम कर सकते हैं, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, बहुत चीज़ें कर सकते हो, सब इंक्लूड करके लिख दो। और इतनी ज़्यादा चीज़ें एआई में, टेक्नोलॉजी में हो गई हैं कि मुझे नहीं लगता आप लोग को बताने की आवश्यकता पड़ेगी, बट फिर भी ट्राई करूँगी कि सबका आंसर की लेकर के आ जाऊँ। घ वाला है जल संरक्षण की आवश्यकता। अब क्या पानी के बारे में नहीं लिख पाओगे? बचपन से निबंध लिखते आए हो जल संरक्षण के बारे में, जल संरक्षण के बारे में सब कुछ लिख सकते हो। जल संरक्षण के बारे में सबसे पहले लिखो जल है तो कल है, क्योंकि जल के बिना कौन सा कल है। आप बिना पानी पिए कितने दिन तक जीवित रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। इसी वजह से जल के ऊपर आप लोग को लिखने के लिए दिया है, केवल ऐसे ही नहीं दे देता, उसे भी पता होता है कि बच्चे लिखेंगे, उन्हें पता रहेगा, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रहेगी, जानकारी देंगे, आखिर इसीलिए तो दिया होता है। लिखो जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, जो पानी वेस्ट होता है हम उसे कैसे रोक सकते हैं, और कितनी पानी की ज़रूरी है, कैसे बचा सकते हैं। अगर हम जल को बचाएंगे तो हमारी भावी आने वाली जो पीढ़ियां हैं कितनी लाभ में रहेंगी।
अंगा वाला है। बेरोजगारी की समस्या आज के समय की बहुत बड़ी समस्या। सब कुछ पढ़ डालो तुम, 8 पास करो, 10 पास करो, 12 पास करो, ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, न जाने कौन कौन सी पढ़ाई कर लो, पर नौकरी नहीं मिलने वाली। अब ऐसा नहीं है कि सबको नहीं मिलेगा, घूसखोरी का जमाना चल रहा है, अब जिसको पैसा दोगे वही नौकरी देगा। तो बेरोजगारी आज के समय की बहुत बड़ी समस्या है और इसी पे हमें निबंध को लिखना है। आप बहुत मेहनत करोगे तब जा करके आप पैसे कमा पाओगे, अदरवाइज तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ वहाँ लोग डिग्री लेकर के बिल्कुल कागज़ के टुकड़े के समान है, लेकर के घूमो, कोई नहीं नौकरी देने वाला। तो इतना बड़ा समस्या है आजकल का बेरोजगारी की समस्या, आप बिल्कुल अच्छे से इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। रीजन लिखो, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? जनसंख्या ज़्यादा है। अगर एक माँ बाप के एक ही बच्चे रहे, 2 ही रहे, तब तो वो अच्छे से देख पाएंगे, लेकिन 3 हो गए, 4 हो गए, तो आज के समय में कितनी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ जाएगी। 4 रहेंगे, चारों को नौकरी चाहिए, चारों को खाने के लिए चाहिए, चारों को सारी चीज़ें चाहिए, पैसे नहीं रहेंगे। आप 4 बच्चे पैदा कर दोगे, ना पढ़ा पाओगे, ना लिखा पाओगे, ना कोई चीज़ कर पाओगे। ज़्यादा 10-12 पढ़ाओगे, पढ़ाई को छुड़वा दोगे। क्यों? आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, बेरोजगार रहोगे, आप कैसे चारों को सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पाओगे? और अगर बच्चे कम पढ़े रहेंगे, जानकारी नहीं रहेगी, तो उनकी भी नौकरी नहीं लगेगी। आज के समय में आप 10-12 पे क्या ही कर सकते हो? 10-12 पढ़ने का मतलब कुछ नहीं, नॉर्मल पढ़ाई हो गई है बिल्कुल। तो इसी वजह से बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? जनसंख्या ज़्यादा है और संसाधनों की कमी पड़ जा रही है। ये भी लिखो कि हम बेरोजगारी को कैसे हटा सकते हैं। देखो, जनसंख्या कम रहेगी, कम बच्चे रहेंगे, सारी चीज़ें आप प्रोवाइड कर पाओगे, तो बेरोजगारी कम रहेगी। और ज़्यादातर अपने स्किल पर काम करो, ज़रूरी नहीं है कि पढ़ करके ही आपका लाइफ स्टाइल अच्छा होगा। अगर कोई स्किल है, पढ़ने में मन नहीं है, तो आप उस स्किल का प्रयोग कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं। सोचो, अगर घर बनाने वाला नहीं रहता, सारे लोग केवल पढ़ते ही, सब कहते हैं कि अरे घर बनाना बेकार काम है, लाइब्रेरी कौन करने जाएगा, तो क्या किसी का घर बन पाता? नहीं। इसका मतलब दुनिया में सभी चीज़ों की आवश्यकता है, तो जिस चीज़ में मन है उसे ही अच्छे से करो, उसी काम में बादशाह बन जाओ, क्या दिक्कत है। तो आई होप कि इतना बड़ा सा वीडियो, आई होप कि आप लोग को सब समझ में आया होगा। बहुत मेहनत लगता है भाई एक वीडियो बनाने में, देखो कितने जगह से कंटेंट लाए जाते हैं और बैठ कर के 1-2 घंटे की शूटिंग की जाती है, तब जा कर के आप लोग को ये चीज़ें मिल पाती हैं। तो आई होप कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहिए। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते खेलते रहिए और व्यस्त रहिए आप लोग, क्योंकि अगर खाली रहेंगे तो खाली दिमाग शैतान का घर। आप लोग को सब कुछ पढ़ते रहना है, करते रहना है, और तब तक के लिए धन्यवाद।